तो आपके यहाँ पर एक नया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया बच्चों, और ये आया आपके यहाँ पर 1848 से 1856। और इसने आपके भारत में, अगर आपसे पूछा जाए कि हु स्प्रेड द एम्पायर, हु स्प्रेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया मैक्सिममली, तो डलहौजी इसका आंसर होगा। डलहौजी ने अपने पूरे टाइम पीरियड में बच्चों, जब तक वो यहाँ पे सर्व किया है, तब तक ब्रिटिश एम्पायर को सबसे ज्यादा बड़ा उसने किया है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके ऐसी पॉलिसी रही होंगी जिसकी वजह से इसने ऐसा किया है। तो अब वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो सुनो, डलहौजी ने बच्चों आपके भारत पर कब्जा करने के लिए 3 तरह की नीतियों का अनुसरण किया। ठीक है, 3 तरह की नीतियां इसने बनाई। प्रथम जो नीति थी वो नीति थी आपके युद्ध की नीति, वॉर पॉलिसी। ठीक है, युद्ध की नीति। दूसरी नीति जो थी बच्चों वो था व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, दूसरी नीति इसकी। ठीक है, और तीसरी नीति थी बच्चों बैड गवर्नेंस। ओके, बेसिकली डलहौजी ने किसी एक पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखी। इसने बच्चों तीनों नीतियों को बनाया और तीनों नीतियों का अनुसरण किया, उसको फॉलो किया तीनों नीतियों को। ठीक है, सबसे पहले इसने वॉर पॉलिसी को अपनाया, और वॉर पॉलिसी को अपनाकर इसने सबसे पहले आपके पंजाब पर अटैक किया, और पंजाब पे अटैक करके उसको जीत लिया, और पंजाब के एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया गया। ठीक है, इसके बाद इसने वॉर पॉलिसी के अंतर्गत सिक्किम पर अटैक किया, और सिक्किम को इसने जीता और जीतकर अपने यहां मिला लिया। इसके बाद बच्चों सिक्किम के बाद इसने लोअर बर्मा और पेगू पर अटैक किया, फिर बरार पर अटैक किया, और इन सभी इलाकों को युद्ध करके अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बेसिकली डलहौजी की अगर मैं वॉर पॉलिसी यानी कि युद्ध की नीति को देखूं बच्चों, तो युद्ध की नीति में डलहौजी ने किया क्या, सबसे पहले इसने पंजाब पर अटैक किया, और पंजाब पर अटैक करके इसको ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया। ठीक है, 1848। इसके बाद बच्चों इसने सिक्किम पर अटैक किया और सिक्किम को भी अपने एरिया में मिला लिया। इसके बाद इसने लोअर बर्मा व पेगू और साथ में बरार के क्षेत्र को भी मिला लिया गया। तो ये सारे के सारे जो इसने जीते हैं वो युद्ध करके जीते हैं। ठीक है, कितने इलाके हैं टोटल? 4 इलाके। ये चारों के चारों इलाके इसने युद्ध करके जीते। देखो पंजाब इसलिए इसको चाहिए था क्योंकि आप जानते होंगे कि रशियन एक्सपेंशन का खतरा है। ओके, और अगर पंजाब को इसने नहीं मिलाया तो सिंध भी इसके हाथ से निकल जाएगा किसी ना किसी दिन। तो इसलिए इसने सबसे पहले प्रायोरिटी पे पंजाब को रखा और पंजाब पर अटैक कर दिया जाकर, ताकि पंजाब भी इसके कब्जे में रहे, साथ ही साथ में सिंध भी इसके कब्जे में रहे, ब्रिटिशर्स के कब्जे में। और अगर रशियन कभी अफगानिस्तान भी आए तो वो अफगानिस्तान के बाद सिंध में एंट्री ना कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली सिंध को कंट्रोल करना चाहता था अच्छे से, तो इसलिए पंजाब पर भी कब्जा कर लेता है। ओके, साथ में सिक्किम, लोअर बर्मा और बरार पर भी कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने के बाद इन चारों को कब्जाता है युद्ध की नीति से। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? इसके बाद बच्चों इसकी दूसरी नीति आती है इसी की ही, इसका नाम है व्यापगत का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में कहता क्या है, देखो सुनो अब लोग। व्यापगत के सिद्धांत में डलहौजी ने जो स्टेट्स थे उनको 3 तरह का माना है। कितने तरह के स्टेट्स माने हैं? 3 तरह के। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊंगा पार्ट ए के स्टेट, ये रहे पार्ट बी के स्टेट, और ये रहे पार्ट सी के स्टेट। पार्ट ए में बच्चों वे स्टेट आते थे जो पहले कभी मुगलों के पास थे या फिर मराठाओं के पास थे। ऐसे स्टेट बच्चों पार्ट ए में आते थे।
ठीक है। ये स्टेट बच्चों अब पूरी तरह से स्वतंत्र स्टेट थे, मतलब फ्री थे एकदम से। पार्ट बी में वे स्टेट आते थे बच्चों जो मुगलों के पास भी नहीं रहे और साथ में मराठाओं के पास भी नहीं रहे, वे भी स्वतंत्र स्टेट कहलाते थे। ठीक है। पार्ट सी में बच्चों वे टाइप के स्टेट आते थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाए गए थे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसे निर्मित किया था। क्या किया था? निर्मित किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था इनका। ओके, तो ऐसे स्टेट बच्चों सी पार्ट में रखे जाते थे। डलहौजी ने यहां पर यह नियम बनाया कि यदि कोई भी राज्य के राजा के पास कोई अपना ब्लड रिलेशन वाला लड़का नहीं है, ब्लड रिलेशन मतलब खुद से हुई हुई संतान अगर नहीं है, तो वो गोद लेने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछेगा। समझ गए? इसी गोद लेने से पहले पूछने के जो तरीका है बच्चों, उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया है। गोद लेने की प्रथा की समाप्ति बोली गई है। समझ गए? जो पार्ट ए वाले राज्य हैं, कैसे राज्य हैं ये? जो मुगलों और मराठाओं के पास आते होंगे, स्वतंत्र होंगे, अगर इनको बच्चा गोद लेना है तो इस कंडीशन में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी विचार विमर्श नहीं करेंगे। इसका मतलब बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछे हुए ये लोग बच्चा गोद ले सकते हैं। ओके। दूसरा बच्चों जो पार्ट बी में आते हैं, ये हम मुगलों के अधीन भी नहीं रहे, मराठाओं के अधीन भी नहीं रहे, स्वतंत्र बने हैं अपने आप खुद ब खुद। तो ऐसे राज्य को बच्चों अगर बच्चा गोद लेना है तो बच्चा गोद लेने से पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछेंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है। लेकिन हां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पूछेंगे जरूर, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हमेशा बच्चा गोद लेने की परमिशन अलाउ कर देगी। समझे? इसका मतलब ए वाले तो पूछेंगे ही नहीं, ले सकते हैं बच्चा गोद। बी वाले क्या बच्चा गोद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बोलो इसकी नो। लेकिन सी वाले जरा ध्यान से सुनो आप लोग, इनको किसने स्टैब्लिश किया है? सी वालों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही। समझे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भैया जो सी वाले पार्ट वाले जो स्टेट हैं, अगर इनको बच्चा गोद लेना हो तो आज से इन्हें हमसे पूछना पड़ेगा। और जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछेंगे कि बच्चा गोद ले ले या नहीं ले ले, तो वो हमेशा मना ही करेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके। डलहौजी ने इस सिद्धांत को क्या कहा? व्यापगत का सिद्धांत। व्यापगत का मीनिंग ये होता है बच्चों कि मैंने आपको पावर दी है। ओके, मैंने आपको बनाया है और जब चाहे मैं आपकी पावर को जो मैंने आपको दी थी वो छीन सकता हूं, क्योंकि मैंने दी थी ये पावर। समझे? व्यापगत का मीनिंग ये होता है शक्ति देने वाला वापस जब मांगता हो उसको व्यापगत कहते हैं। समझे? तो यहां पर जरा बताओ, पार्ट सी के जो राज्य थे बच्चों, इसको किसने पावर दी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बोलो हाय ना। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे पावर वापस मांग रही थी, क्योंकि गोद लेने की मना कर रही थी। इस वजह से क्या कहलाता है? व्यापगत का सिद्धांत कहलाता है। और क्योंकि गोद लेने को मना किया है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो है ना। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसको ये भी देख लो एक बार। कहां लिख दो? यहां पे लिख दो। इसके एग्जाम्पल है सातारा, ठीक है, जौनपुर, उदयपुर, संभल, उदयपुर, जोधपुर, संभल, झांसी और कानपुर। ये सब इलाके हैं बच्चों जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? जैतपुर भी है इसमें, जैतपुर। सबसे पहले कहां पर अपनाया गया गोद लेने की प्रथा की समाप्ति को? सातारा में। ठीक है कि नहीं? बोलो इसकी नो।
तो इन सब जगहों पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को अपनाया गया। आपको समझ में आया है क्या है ये चीज? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अब जरा आप सुनो, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर बच्चों डलहौजी करता क्या है, तो 3 तरह से यहां पर इंप्लीमेंट करता है। एक तो वॉर पॉलिसी से, वॉर में मैंने अभी अभी आपको बताया क्या क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और साथ में बैड गवर्नेंस से। ठीक है, अब अगर मैं बैड गवर्नेंस को देखूं बच्चों, तो बैड गवर्नेंस में पाया गया कि इस डलहौजी को चाहिए था अवध राज्य, क्योंकि अवध की जो लोकेशन थी वो टेक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी डलहौजी के लिए, समझे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसलिए इसको ये चाहिए था। और अवध की रानी के पास खुद का बच्चा था, तो बताओ क्या अवध में बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लग सकता था? नहीं लग सकता। और दूसरी बात यह कि अवध तो मुगलों के पास था पहले, बोलो है ना, इसका मतलब पार्ट ए में आता होगा, बोलो। और पार्ट ए वाले तो परमिशन लेते ही नहीं है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बच्चा गोद लेने से पहले, बोलो है ना। इस वजह से बच्चों अवध इसको चाहिए था और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में नहीं आता था। तो डलहौजी ने इस जनता के सामने गया, डलहौजी अवध के नागरिकों के सामने, और इसने ये कहा कि अवध के नागरिकों की आंखें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ देख रही हैं, क्योंकि उनको अच्छी गवर्नेंस नहीं मिल रही है अपने राजा की तरफ से, इसलिए हम अवध को संभाल रहे हैं और हम आपको अच्छी और बेहतर गवर्नेंस देंगे, अवध को डिलीवर करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसने वहां के जो राजा थे उसके ऊपर बैड गवर्नेंस का इल्जाम लगाया, समझ रहे हो, और उसका इल्जाम लगा के उसको हटा दिया गद्दी से, और अवध को भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। इसे कहते हैं बैड गवर्नेंस की थ्योरी। ठीक है जी, समझ रहे हो कि नहीं? तो किसका इल्जाम लगाया है? कुशासन का, बैड गवर्नेंस का। कुशासन का इल्जाम लगाया है। चलो भाई वापस आओ। हाँ जी, बताओ अब मुझे, जो ये वॉर पॉलिसी थी बच्चों, इसने किन किन इलाकों पर कब्जा किया था? वॉर पॉलिसी सबसे पहले पंजाब, फिर दूसरे नंबर पर बच्चों सिक्किम, हाँ लोअर बर्मा, लोअर बर्मा, पेगू, हाँ जी, और बरार। ठीक है, 5 इलाके तो ये हो गए। ओके, 5 में 4 हुए हैं। अच्छा, पेगू मैंने इसके साथ लिखा, ठीक है। हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में कौन कौन से इलाके इसने कब्जाए थे? सातारा, उदयपुर, हाँ जौनपुर और जैतपुर, झांसी, कानपुर, जौनपुर। बोलो एस किनो, ये भी इलाके इसने हथिया लिए थे। और इधर बैड गवर्नेंस से कौन सा इलाका हथियाया है? अवध का इलाका। समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो कितने सारे इलाके इसने ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिए। इसलिए डलहौजी को बच्चों एक्सपेंशन का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको एक्सपेंसिव गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसने ऐसी सरकार बनाई जिससे कि बच्चों पूरा इलाका इसने मिला लिया था।